थे उसकी समरी करेंगे कि एक सूत्र पढ़े हम, त्रिकोण के स्वामी ग्रहों शब्द को समझें। त्रिकोण के स्वामी ग्रहों मतलब सब ग्रह, त्रिकोण के स्वामी ग्रहों हमेशा शुभ फल देते हैं। यानी नैसर्गिक अशुभ ग्रह या नैसर्गिक शुभ ग्रह यदि वो त्रिकोण भाव के मालिक बन जाते हैं, स्वामी बन जाते हैं, तो भी वो हमेशा शुभ फल देते हैं। एक और सूत्र पढ़े, त्रि षड आय। त्रि माने तीसरा, षड माने छठवा और आय माने 11वां। यानी 3, 6 और 11वें भाव में जो राशि लिखी गई है उस राशि के स्वामी हमेशा अशुभ फल देते हैं। चाहे वो नैसर्गिक शुभ होंगे, तीसरे छठवें के 11 मालिक बन गए 3, 6, 11 के, तो भी वो अशुभ देंगे। और वो अशुभ है, 3, 6, 11 भाव का मालिक अशुभ ग्रह है, तो भी वो अशुभ फल देगा। आगे पढ़े थे, केंद्र का स्वामी यदि शुभ ग्रह होता है तो वो शुभ फल नहीं देता। इसी प्रकार केंद्र का स्वामी अशुभ ग्रह होता है तो वो अशुभ फल नहीं देता। फिर पढ़े, दूसरे और 12वें भाव का मालिक संबंधित परिबलों को अनुलक्षी फल देता है। यानी वो किसके साथ बैठे हैं, कौन से भाव में बैठे हैं, उस प्रकार फल देते हैं। फिर पढ़े थे, किसी भी ग्रह का जब भी मूल्यांकन करेंगे, मूल्यांकन मतलब कि वो ग्रह कैसा फल देने वाला है, शुभ या अशुभ, वो तय करने के लिए उसकी दूसरी राशि कौन से भाव में है, यानी वो दूसरी राशि से कौन से भाव के स्वामी बनते हैं वो भी देखेंगे। फिर पढ़े थे, अष्टमेश जो है वो भाग्य स्थान का व्यय भाव है। यानी भाग्य भाव जो है नवम, उसको लग्न बना ले या उसको पहला भाव गिन ले तो जो 8वां भाव है वो भाग्य का 12वां भाव होता है, व्यय भाव होता है। तो भाग्य का व्यय हो रहा है, इसलिए अष्टमेश जो है भाग्य स्थान का परिबल का जो इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से फल देता है। हमने कर्क लग्न, कुमार राज शुक्ला इलाहाबाद से, ठीक है, कोई बात नहीं, जुड़े रहिए। कर्क लग्न हम पढ़े थे तो उसमें मंगल और राहु भाग्य स्थान में, तो कर्क लग्न में भाग्य स्थान में कौन सी गिनती आती है वो हमें पता होना चाहिए। तो अभी हमारी ज्यादा प्रैक्टिस हो गई है तो मुंह से इमीडिएटली याद आ जाएगा, नहीं तो फिर क्या करना है, हमें कर्क लग्न की कुंडली बना लेनी है। यानी प्रथम भाव में 4 नंबर की गिनती और दूसरे भाव में 5 नंबर की, तीसरे में 6 नंबर की, इसी प्रकार गिनते जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो 12वें भाव में 3 नंबर की मिथुन राशि आ जाती है। तो यहाँ बताया गया है कि कर्क लग्न में मंगल और राहु भाग्य भाव में, तो कर्क लग्न में मंगल 10म केंद्र का मालिक और 5म त्रिकोण का मालिक योग कारक ग्रह बन जाता है। जो कि मंगल जब भी योग कारक ग्रह बनता है उसमें ये सबसे अच्छी स्थिति है, यहाँ मंगल विशेष फलदायी बन जाता है। और योग कारक केंद्र और त्रिकोण का मालिक मंगल 9वें त्रिकोण में 12 नंबर की गिनती, यानी अपने मित्र गुरु की राशि में बैठा है, मंगल योग कारक है। अब राहु केतु के बारे में एक सूत्र है जो आगे लिखेंगे कि
यदि वो केंद्र और त्रिकोण में, केंद्र त्रिकोण के मालिक के साथ बैठ जाते हैं तो वो योग कारक हो जाते हैं। अभी कर्क लग्न में देखा हमने कि मंगल दशम केंद्र का मालिक और पंचम त्रिकोण का मालिक होने की वजह से योग कारक होके विशिष्ट फलदायी बन गया है। तो कल की कक्षा में पहला सूत्र हम पढ़े कि राहु या केतु जिस भाव में होते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, उसके अनुसार प्रबल बन के फल देते हैं। तो यहाँ कर्क लग्न में मंगल योग कारक होके केंद्र त्रिकोण का मालिक बन के नवम बलवान त्रिकोण में मित्र की राशि में बैठ गया, राहु इसके साथ बैठ गया। तो सूत्र के अनुसार जिस भाव के स्वामी के साथ होते हैं राहु केतु, जिस भाव के स्वामी के साथ होते हैं इसके जैसा फल देते हैं। तो यहाँ कर्क लग्न में योग कारक मंगल के साथ नवम त्रिकोण में बैठने से राहु भी योग कारक हो गया। तो मंगल की शक्ति में और बढ़ोतरी कर देता है, इसलिए मंगल भी शुभ परिणाम लक्षी हो गया है। नवम भाव में मंगल के साथ युति में राहु, मंगल के जो परिबल हैं, तो मंगल का क्या परिबल है कि मंगल तो योग कारक बन के विशिष्ट शुभ परिणाम देने वाला है, अर्थात राहु भी मंगल जैसा विशिष्ट शुभ परिणाम दायक बन गया। आ गया समझ में? अब यहां देखते हैं कि मंगल और राहु दोनों नैसर्गिक अशुभ ग्रह है, फिर भी इनकी दोनों राशियां मंगल की केंद्र और त्रिकोण में आ गई, इसलिए मंगल हमेशा शुभ योग कारक बन गया जो हमेशा शुभ फल देता है। और कर्क लग्न में दशम केंद्र बलवान का मालिक बना और त्रिकोण भाव का मालिक बना, इसलिए वो विशेष शुभ परिणाम लक्षी बन गया है और राहु इसके साथ जुड़ गया, इसलिए राहु मंगल की युति ये जातक को बहुत अच्छा शुभ परिणाम लक्षी बन गया है। सबको समझ में आ गया? तो कल की कक्षा में हमने अभी मैंने क्या किया कि सब सूत्रों को रिवाइज किया, उसमें एक नया परिबल, नया सूत्र दाखिल हुआ, वो हम लिख लेंगे। ठीक है, तो लिखो कर्क लग्न में, कर्क लग्न में मंगल और राहु कर्क लग्न में मंगल और राहु भाग्य स्थान में शुभ परिणाम लक्षी बनता है। अब उसका डिस्क्रिप्शन लिख लें। कर्क लग्न में, कर्क लग्न में मंगल पंचमेश और दशमेश होने की वजह से कॉमा सूत्र के अनुसार मंगल दशम केंद्र और पंचम त्रिकोण, दशम केंद्र और पंचम त्रिकोण का मालिक बन के योग कारक ग्रह बनता है, जो हमेशा शुभ फल देता है, जो हमेशा शुभ फल देता है। कर्क लग्न में
कर्क लग्न में मंगल 10वें भाव का मालिक हो गया है, 10वें भाव का मालिक हो गया है। इसकी वजह से मंगल 5वें त्रिकोण का मालिक जो बना है, मंगल 5वें त्रिकोण का मालिक जो बना है, जिससे शुभ फल देने वाला है, जिससे शुभ फल देने वाला है, जी उस जिगेश भाई एक बार फिर से रिपीट करेंगे प्लीज। कर्क लगन में मंगल 10वें भाव का मालिक हो गया है, इसकी वजह से। गिरीश भैया बताओ तो जरा। कर्क लग्न में संभाव में मालिक हो गया है, इस वजह से मंगल 5वें त्रिकोण का स्वामी बनाए, इससे शुभ फल देने वाला है। हाँ, और कर्क लग्न में ये मंगल, कर्क लग्न में ये मंगल विशेष ही शुभ फल देने वाला, विशेष शुभ फल देने वाला बन गया है। राहु और केतु जिस भाव में है उसके अनुसार अथवा जिस भाव के स्वामी के साथ हैं, जिस भाव के स्वामी के साथ हैं, अथवा जिस भाव के स्वामी के साथ हैं, उसके अनुसार प्रबल बन के फल देते हैं। ये तो सूत्र ही है। इसके अलावा राहु या केतु यदि केंद्र और त्रिकोण में केंद्र और त्रिकोण के मालिकों के साथ, राहु और केतु यदि केंद्र और त्रिकोण में, केंद्र और त्रिकोण के मालिकों के साथ युति करते हैं, तो वो योग कारक फल देते हैं। यहां कर्क लग्न में राहु नवम त्रिकोण में, कर्क लग्न में राहु नवम त्रिकोण में मंगल के साथ ब्रैकेट में लिखिए योग कारक ग्रह मंगल, यहां कर्क लग्न में राहु नवम त्रिकोण में मंगल के साथ, ब्रैकेट में योग कारक मंगल के साथ युति करता है। इसलिए सूत्र के अनुसार राहु
नवम त्रिकोण में नवम भाव शुभ है, कौमा जिसके साथ बैठे हैं, जिसके साथ बैठे हैं वो मंगल पंचम त्रिकोण, वो मंगल पंचम त्रिकोण जहां से शुभ फल मिलते हैं, और 10वां केंद्र जहां से भी शुभ फल मिलते हैं, और 10वां केंद्र जहां से भी शुभ फल मिलते हैं, उसी के साथ बैठे हैं। यानी यानी राहु शुभ करने वाले भाव, यानी राहु शुभ फल देने वाले भाव, यानी राहु शुभ फल देने वाले भाव के मालिक के साथ, राहु शुभ फल देने वाले भाव के मालिक के साथ, जो के योग कारक होने की वजह से, जो के योग कारक होने की वजह से मंगल हमेशा विशेष शुभ फल देने वाला है, जो कि मंगल हमेशा शुभ फल देने वाला है, उसके साथ युति करता है, उसके साथ युति करता है। इसलिए मंगल और राहु, इसलिए मंगल और राहु दोनों नैसर्गिक अशुभ ग्रह होने के बावजूद, मंगल और राहु दोनों नैसर्गिक अशुभ ग्रह होने के बावजूद शुभ परिणाम लक्षी बन जाते हैं। तो अब मैंने डिस्क्रिप्शन में अच्छे से लिखवा दिया, तो सबको समझ में आ गया। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो बता दो। हो गया सबका? चलो, तो इसको, इसमें सबको समझ में आ गया, ठीक है। अगला सूत्र लिखेंगे, केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों, केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों एक दूसरे के साथ, केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों एक दूसरे के साथ संबंध करते हों, एक दूसरे के साथ संबंध करते हो, और बाकी अन्य स्थान के, और बाकी अन्य स्थान के स्वामियों के साथ, और बाकी अन्य स्थान के स्वामियों के साथ संबंध नहीं करते होंगे, संबंध नहीं करते होंगे, तो विशेष फलदायक, अब जो विशेष फलदायक है उसको अंडरलाइन कर लीजिए। विशेष फलदायक
होते हैं। केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों एक दूसरे के साथ संबंध करते हैं और बाकी अन्य भाव के स्वामियों के साथ संबंध नहीं करते हैं, संबंध नहीं करते हैं। तो विशेष विशेष फलदायक बनते हैं। हो गया? तो यहां सीधी भाषा में, सुंदर भाषा में बताया गया कि केंद्र के मालिक, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि केंद्र कौन है। तो केंद्र होते हैं 1, 4, 7 और दशम भाव। 1, 4, 7 और दशम भाव में जो राशि लिखी गई है उसके स्वामी, यानी वो केंद्रश और केंद्र भाव के स्वामी। दूसरा बताया गया त्रिकोण भाव। त्रिकोण भाव होते हैं 1, 5, 9। अब पहला भाव जो है वो केंद्र में भी आता है, त्रिकोण में भी आता है। कोई ग्रह अपने से तो युति करेगा ही नहीं, उसी भाव में बैठ जाएगा, स्वगृही हो जाएगा। चलो, तो केंद्र 1, 4, 7, 10 के मालिक और त्रिकोण 5 और 9 के मालिक, इनकी युति हो गई, इनके साथ संबंध हो गया। अब जो संबंध है वो युति, दृष्टि और परिवर्तन से होता है, ये हमें जानकारी तो है ही। तो इनके साथ संबंध करते हैं। साथ में कंडीशन है कि अन्य बाकी भाव के स्वामी इनके साथ संबंध नहीं करते हैं। क्या कहते हैं? बाकी जो भाव रह गए इनके स्वामी इनके साथ संबंध नहीं करते हैं। तो ये अंडरलाइन विशेष फलदायक होते हैं। तो ये विशेष फलदायक होते हैं। तो हमने कुंडली में देखा कि 1, 4, 7 और 10 भाव केंद्र भाव हो गए और 5 और 9 त्रिकोण भाव हो गए। तो बाकी कौन से रहे? दूसरा तो याद है हमें, धन तो देता है, कुटुंब का सुख तो देता है, लेकिन वो मारक भी है, यानी और वो तो प्रबल मारक है। दो जो मारक भाव उसमें से सबसे प्रबल मारक है। तो दूसरा, छठवां 3, 6, 11 भाव के मालिक हमेशा अशुभ फल देते हैं। तो दूसरा मारक भाव है प्रबल। तीसरा उसका मालिक अशुभ देगा। छठवां उसका स्वामी भी अशुभ फल देगा। 8वां दुस्थान अशुभ भाव है, उसका मालिक भी अशुभ फल देगा। और 12वां यानी बाकी अन्य भाव के स्वामी। तो क्या हो गया कि दूसरे, तीसरे, छठवें, 8वें और 12वें भाव जो किसी ना, तीसरा, छठवां, 8वां, 12वां, 11वां, वो तो अशुभ फल देते हैं, तय ही है। थोड़ी देर पहले हमने रिवीजन किया, 3, 6, 11 के मालिक हमेशा अशुभ फल देते हैं, 6, 8, 12 के मालिक अशुभ फल देते हैं। तो जो अशुभ फल देने वाले भाव है इनके स्वामी केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों के साथ संबंध नहीं करेंगे तो विशेष फल शुभ मिलता है। और यदि इनके साथ इन्होंने युति कर दी
तो जो विशेष फल है उसमें से विशेष शब्द गायब हो जाएगा, यानी थोड़ा बहुत अशुभ फल भी मिलने वाला है। आ गया समझ में? चलो, तो कर्क लग्न जो है, अब जो केंद्र भाव होते हैं कौन से होते हैं? एक, 4 7 1 4 7 10। तो हमारी 10। जो राशियां हैं, हमारी जो 12 राशियां हैं उनको तत्व के अनुसार और स्वभाव के अनुसार भी बांटा गया है। हम राशियों के स्वभाव और तत्व दोनों जानते हैं। जहां तक स्वभाव की बात है तो राशियों का स्वभाव कौन सा होता है? चर स्वभाव, स्थिर स्वभाव और द्विस्वभाव होता है। तो हम काल पुरुष की कुंडली यानी मेष लग्न की कुंडली बना लेंगे, तो इससे हमें क्या ज्ञान मिलता है वो देखेंगे। सब लोग काल पुरुष की मेष लग्न की कुंडली बना ले, ठीक है? हो गया सबका? हाँ, तो अब राशियों के स्वभाव हमें याद हैं? एक एक करके बताओ। पहले हम शुरुआती दौर में ये पढ़े थे। अरे ये एक इंसान है जिसके चार दिमाग राशि में गुरुदेव 1 4 7 यूनिवर्स चलता रहता है। तो क्या आया? गिरीश जी ने बता दिया कि 1 4 7 और 10 वो राशियां कौन से स्वभाव की आती है? चर स्वभाव। चर स्वभाव। तो मेष लग्न की कुंडली देखो तो वो राशियां 1 4 7 10 नंबर की गिनती कहाँ आई? केंद्र वाली आ रही है। केंद्र में आ गई। इसका मतलब ये हो गया कि केंद्र स्थान का जो है स्वभाव एक ही होता है। आप कोई भी लग्न बना लोगे और राशियों में बंटवारा करोगे चर स्थिर द्विस्वभाव, तो सब केंद्र में आपको एक ही स्वभाव मिलता है, ठीक है? यानी जो केंद्र स्थान है वो समान स्वभाव के होते हैं। यानी लग्न में पहले भाव में जो स्वभाव है फिजिकल एक्सिस्टेंस,
जिस स्वभाव का लग्न होता है उसी स्वभाव आपको अन्य 3 केंद्रों में भी मिल जाता है। यानी केंद्र में जो राशि रहती है 1, 4, 7, 10 में, उसमें कॉमन फैक्टर होता है कि सबका स्वभाव एक होता है। आ गया समझ में? चलो, तो हमें अब याद रख लेना है कि केंद्र में एक ही स्वभाव की राशियां आएगी। 1, 4, 7, 10 में एक ही स्वभाव की राशि आएगी। अब कर्क लग्न की कुंडली बनाएं। उदाहरण समझने के लिए, तो कर्क लग्न कौन सा आता है? चर चर। तुला कौन सा आता है? चर चर। मकर कौन सा आता है? दूसरा भाव चर आता है। नहीं, चर आएगा चर। नंबर। चरिय। और मेष आएगा, वो भी चर। तो देखो फिर से कर्क लग्न में ही चारों केंद्रों में चर राशि का स्वभाव आ गया। ठीक है, यानी कोई भी लग्न लेंगे तो पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वें भाव में एक ही स्वभाव की राशियां मिलेगी, जो एक कॉमन फैक्टर होता है सभी केंद्रों का स्वभाव की जब बात करें तो। अब हम तत्व भी जानते हैं। कौन से तत्व हैं? अग्नि, वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल। वायु, जल। आकाश। इसको बोलेंगे अपवज। अपवज। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। तो 1 नंबर की मेष, 5 नंबर की सिंह और 9 नंबर की धनु राशि अग्नि तत्व की होती है। 2 नंबर, 6 नंबर और 10 नंबर की पृथ्वी तत्व की होती है। 3 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर वो वायु तत्व की होती है। 4 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर वो क्या होती है? जल तत्व। पहले जल तो तत्व। जहाँ पे बैठी थी जल तत्व की होती है। अब त्रिकोण भाव देखो, जो हमने मेष लग्न की कुंडली पहले बनाई थी काल पुरुष की, उसके त्रिकोण भाव देखो। तो मैंने समझाया कि त्रिकोण भाव कौन से होते हैं। वो सूत्र का उपयोग करके त्रिकोण भाव बताओ कौन से हुए। 1, 5, 9 अग्नि तत्व। हाँ, 1, और 5, और 9। राध्या को लगता है कि नहीं। अब ये प्रथम भाव में 1 नंबर की गिनती, तो उसका तत्व क्या मिला आपको? अग्नि। अग्नि तत्व। हाँ, और 5 नंबर में वो भी अग्नि। त्रिकोण में त्रिकोण की बात, वो भी अग्नि। वो भी अग्नि। और 9 नंबर वो भी अग्नि। वो भी वो अग्नि। भी ठीक है, अग्नि। यानी जो त्रिकोण भाव हुए उसमें तत्व सेम मिलते हैं। क्या हो गया? केंद्र भाव में स्वभाव सेम मिलेंगे और त्रिकोण भाव में तत्व सेम मिलते हैं। तो अब कर्क लग्न देखेंगे तो उसमें 5वें और 9वें में देखो, 8 और 12 दोनों जल आ गया।
जल तत्व। हाँ, और प्रथम भाव देखो 4 नंबर, वो क्या आया? 4 8 बार जल तत्व आ गया। यानी केंद्र का स्वभाव से ही सेम होता है और त्रिकोण का तत्व सेम होता है, ये हमें याद रख लेना है। यहां से क्या पता चलता है? उस भाव से जो संबंधित व्यक्ति होता है, हर एक भाव से हम हमारा जीव देखते हैं ना, जीव तत्व क्या देखते हैं? प्रथम भाव से हम खुद, दूसरे से कुटुंब, तीसरे से भाई बहन। तो जो तीसरे में हमने भाई बहन देखे वो जीव तत्व हो गया, चौथे में माता देखी वो जीव तत्व हो गया। तो इस प्रकार से ये स्वभाव और तत्व के अनुसार उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा। हमारी माता गुस्सैल होगी, स्वभाव कैसा होगा, ये सब इस प्रकार से हम जान सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब एक सूत्र और लिख लीजिए इसमें। त्रिकोण भाव में, त्रिकोण भाव में जो राशि होती है, त्रिकोण भाव में जो राशि होती है उसके नक्षत्र के स्वामी, उसके नक्षत्र के स्वामी समान होते हैं। त्रिकोण भाव में जो राशि होती है उसके नक्षत्र के स्वामी समान होते हैं और विषोत्तरी दशा में, विषोत्तरी दशा में त्रिकोण, त्रिकोण भाव बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट परिबल बनता है। हो गया? तो ये श्लोक में हमें अच्छे से समझाया गया कि केंद्र भाव के मालिक या स्वामी यदि त्रिकोण भाव के स्वामी के साथ संबंध, संबंध 3 प्रकार का। जब भी ज्योतिष में संबंध की बात आती है तो हमें तुरंत याद आ जाना चाहिए कि संबंध यानी दृष्टि, युति और परिवर्तन की बात की जाती है। तो यहां हमें समझाया गया कि केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों एक दूसरे के साथ संबंध करते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि सिर्फ केंद्र और त्रिकोण के मालिकों के संबंध की बात है और बाकी रहे अन्य भाव जो कि मैंने बता दिया, इस प्रकार से वो किसी ना किसी कारणवश अशुभ फल देने वाले ही होते हैं। इनके साथ ये संबंध नहीं करते हैं तो ये अंडरलाइंड बोल्ड लेटर विशेष फल, विशेष शुभ फलदायक बन जाते हैं, विशेष शुभ फलदायक बन जाते हैं। एक और बात नहीं सीखी कि केंद्र में जो राशियां होती है इनका स्वभाव कॉमन होता है, सेम होता है, और त्रिकोण में जो राशियां होती है इनका तत्व, इनका तत्व कॉमन होता है, सेम होता है। चलो, अब जो युति, दृष्टि और परिवर्तन का संबंध आया
उसके बारे में जान लेंगे कि दृष्टि यानी मैं नवल भैया को देख रहा हूं, लेकिन नवल भैया नहीं देख रहे हैं, एक ये हुआ। दूसरा ये हुआ कि मैं भी नवल भैया को देख रहा हूं, नवल भैया भी मुझे देख रहे हैं। तो अब हमारा कम्युनिकेशन का लेवल क्या है? 100%। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। इसको बोलते हैं अन्योन्य दृष्टि। यानी सभी ग्रह की जो 7वीं दृष्टि होती है, तो एक ग्रह दूसरे ग्रह को 7वीं दृष्टि से देखता है, दूसरा ग्रह 7वीं दृष्टि से देखता है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर जो ग्रह हैं इनकी विशेष दृष्टि भी होती है, जैसे शनि की 3, 7, 10, तो ये पूर्ण दृष्टि मानी जाती है। मंगल की 4, 7 और 8, गुरु की 5, 7 और 9, तो ये ग्रहों की पूर्ण दृष्टि भी बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। अब कर्क लग्न की बात करें तो उदाहरण के तौर पर कर्क लग्न में 10म भाव में गुरु रख दो। कर्क लग्न में 10म भाव में गुरु और मंगल, 10म भाव में कर्क लग्न में गुरु और मंगल बैठा दो। द्वितीय भाव में शनि, चतुर्थ भाव में शुक्र, चतुर्थ भाव में शुक्र। तो यहां क्या हो गया कि शुक्र की 7वीं दृष्टि सीधे सीधी गुरु और मंगल पर जा रही है, और गुरु और मंगल की 7वीं दृष्टि सीधी सीधी शुक्र पर जा रही है। तो ये अन्योन्य दृष्टि हो गई। तीनों ग्रह एक दूसरे को 7वीं दृष्टि से देखते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। जिज्ञेश भाई, ये कर्क लग्न में, हाँ, कर्क लग्न में, कर्क लग्न में एक बार कौन से भाव में कौन सा ग्रह बैठे उन्हें बताने की कृपा। कोई भी ऐसे ही कुंडली रख दो। चतुर्थ भाव में शुक्र, 10म भाव में गुरु और मंगल, तो गुरु और मंगल 7वीं दृष्टि से शुक्र को देख रहे हैं, और शुक्र जो है 7वीं दृष्टि से गुरु और मंगल को देख रहे हैं। यानी एक दूसरे से 7वें भाव में है तो सम सप्तक भी बोलते हैं। बहुत सारे शब्द होते हैं जो इसका मतलब एक ही होता है। यहां पर दृष्टि की बात कर रहे हैं तो यहां शुक्र गुरु मंगल को देख रहे हैं, गुरु मंगल शुक्र को देख रहे हैं, यानी अन्योन्य दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। तो ये दृष्टि अच्छी है। अब गुरु की 5वीं दृष्टि देखो कहां जा रही है? दूसरे भाव को शनि पर जा रही है, शनि पर जा रही है ना। ग्रहों की दृष्टि की बात कर रहे हैं। गुरु की 5वीं दृष्टि शनि पर जा रही है, और सिंह पे जाएगी ना 10वें भाव, सिंह राशि पे। सिंह राशि पे जा रही है। जाएगी सिंह। अरे भाई, मैंने उधर शनि लिखवा दिया, तो गुरु की हाँ, दृष्टि सही। शनि पर जा रही है ना, फिर उसको शनि भाव पे जा से रही है राशि गुरुदेव। सब पकड़ते हो समय। शनि पे मैंने जा वो रही है। लिखा। हाँ, और शनि की दृष्टि गुरु पर आ रही है। शनि की 3 दृष्टि होती है, तीसरी 10वीं दृष्टि आ रही है, शुक्र पर जा रही 10वें। ठीक है। फिर 7वीं दृष्टि 8वें भाव पर जाएगी, और 10वीं दृष्टि कहां आएगी बताओ? गुरु पे आएगी, आए बाप पे। गुरु पे आएगी 10वें भाव पे। 7, कहां से? 8, 9, 10। ठीक से देखो। कि आपने 8वें शनि भाव। कहाँ लिखवाया है? शनि 7, 8, 9, 10, 11वें शनि भाव दूसरे भाग्य। भाव में है। कौन से भाव में? दूसरे में। दूसरे। हाँ हाँ, दूसरे में ही लिखा है। 7वीं दृष्टि आ गई 8म भाव पे। 8म भाव
7 8 9 10 गया, एकादश भाव पे आ जाएगी 10वीं दृष्टि। मतलब गुरु पर नहीं आ रही है, गुरु शनि को दृष्टि दे रहे हैं, शनि नहीं दे रहे हैं, तो ये एक पक्षीय दृष्टि हो गई। तो ये संबंध इतना अच्छा आपको नहीं देने वाला है। गुरु की दृष्टि अमृतमयी है, लेकिन शनि गुरु को नहीं दे रहे, देख रहे हैं। आ रहा है समझ में? ये अन्योन्य दृष्टि या दृष्टि संबंध अन्योन्य संबंध नहीं हुआ। ठीक है, आ गया समझ में? आपने बताई जी गुरुदेव। हाँ। जी हाँ, तो ये कहने का मतलब है कि जब भी हम दृष्टि की बात करेंगे तो ये चीजें ध्यान में रखेंगे। दृष्टि आ गई। युति, युति तो हम समझते कि दोनों ग्रह एक दूसरे के साथ बैठ जाते हैं एक ही भाव में। और परिवर्तन तो सीधा समझे कि मैं नवल भैया के घर और नवल भैया मेरे घर, तो एक ग्रह दूसरे ग्रह के घर में और दूसरा घर पहले घर के घर में, यानी दूसरे भाव में जो राशि लिखी है उसका मालिक यहां कर्क लग्न बना है, तो उसका मालिक सूर्य मान लीजिए 8वें भाव में है, तो द्वितीय भाव का मालिक सूर्य 8वें भाव में बैठ गया और 8वें भाव का मालिक शनि दूसरे भाव में बैठ गया। तो ये शनि और सूर्य के बीच में एक दूसरे को 7वीं दृष्टि से देख तो रहे हैं, साथ में परिवर्तन भी हो रहा है। तो परिवर्तन में भाग लेने वाले ग्रह बलवान बन जाते हैं, ये भी हम याद रखेंगे। ठीक है, आ गया समझ में? तो आज हमने पढ़ा कि केंद्र और त्रिकोण के मालिक एक दूसरे से संबंध करते हैं और बाकी अन्य भाव के मालिक इनके साथ जब संबंध नहीं करते हैं तब ये विशेष रूप से शुभ फल देने वाले बन जाते हैं। केंद्र जो होते हैं इनका स्वभाव एक ही होता है। राशियों के स्वभाव 3 प्रकार के होते हैं, चर, स्थिर, द्वि। तो प्रथम केंद्र में जो स्वभाव होगा वही बाकी के केंद्रों में होगा। और त्रिकोण के तत्व समान होते हैं, यानी त्रिकोण भाव में जो राशियां हैं इनका तत्व समान होता है। संबंध से मतलब युति, दृष्टि और परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से ये विशेष फलदायक शुभ फल देने वाले बन जाते हैं। मतलब चतुर्थ केंद्र का मालिक यदि पंचम त्रिकोण में बैठ गया, पंचम त्रिकोण का मालिक चतुर्थ में बैठ गया, तो चतुर्थ और पंचम भाव के बीच परिवर्तन हुआ। तो भले ये युति नहीं कर रहे हैं, साथ में नहीं बैठे हैं, दृष्टि भी नहीं आ रही, लेकिन परिवर्तन हो गया, एक के घर में दूसरा, दूसरे के घर में पहला, तो ये परिवर्तन योग भी विशेष शुभ फलदायक बन जाता है। ये कहने का तात्पर्य है ये श्लोक के द्वारा संबंध के जरिए। आ गया सबको समझ में? तो गुरु जी जैसे शनि और सूर्य एक दूसरे के दुश्मन हैं, तो वो वैसे ही इफेक्ट देंगे कि अशुभ देंगे, उसमें शुभ दे देंगे फल? शनि कौन से भाव का मालिक है वो देखो। दूसरे भाव का मालिक है ना? क्या नहीं गलती कर रही है? नहीं 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 नहीं, सॉरी, 7वें और 8वें भाव का मालिक है। 7वें और 8वें भाव का मालिक बनके शनि परिवर्तन में भाग लेके शुभ हो गया, तो क्या करेगा? शनि किन चीजों का कारक है उसके बारे में वो शुभ फल देगा। अच्छा ठीक है। हाँ? और शनि सूर्य एक दूसरे को देख रहे हैं, तो दोनों नैसर्गिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन है। पिता पुत्र में संबंध तो अच्छा नहीं रहेगा। हाँ मैं वही पूछ रही थी, मतलब थोड़ा तो
फल देंगे ना गलत का भी। हाँ, लेकिन शनि जिन चीजों का कारक है, शनि सेवक है और धन है। सूर्य सरकार से लेन देन वाला है, वो भी धन भाव को देख रहा है। जातक क्या करता होगा बताओ? ये भी बता रहा है परिवर्तन में सूर्य और शनि दोनों बलवान हो गए। ये भी बता रहा है कि जातक कोई सरकारी नौकरी करता होगा गुरुदेव। सरकारी नौकरी में उच्च पद पर हो सकता है। हाँ, ये सब देखना पड़ता है। जब बहुत सारी कुंडलियां हम देखेंगे तब ये सब चीजें समझ में, ये सूत्र के हिसाब से समझ में आएंगी। अब शनि की दृष्टि कहां जाएगी? तीसरे भाव पर, तो माता से तो अच्छा नहीं करेगी। फिर कहां जाएगी? 8वें भाव में। 8वें भाव पे। शनि जब 8वें भाव को देखता है, तो यहाँ पर आयुष्य बढ़ाता है। परिवर्तन में भाग लेके बलवान बन गया है, उसका आयुष्य बहुत बलवान कर देगा। अब पिता 8वें भाव में बलवान, लंबी बीमारी वाले भाव में, पिता को लंबी बीमारी हो सकती है। तो ये तो जो अशुभ है वो रहेगा, लेकिन फिर भी यही सूर्य ने इस जातक को 8वें भाव में बांटने के बाद में भी शनि सेवक, सूर्य राज्य सत्ता, दोनों बलवान, जातक अपनी शासकीय सत्ता में उच्च पद पर पहुंच जाएगा। हो गया उल्टा। तो इस प्रकार हमें देखना हो। चलो, तो किसी को कुछ पूछना है? गुरुदेव आपके सामने तो सब याद रहता है, लेकिन जब बाद में मैं कभी कुंडली देखता हूँ तो मेरे को ना बड़ा मुश्किल होता है देखने में। मतलब आप होते हैं यहाँ पे तो याद आ जाती है चीजें। सही है, मेरे साथ भी ऐसा होता था। जी हाँ, फिर वो हमारे साथ में इंदिरा बहन जुड़ती है ना, आज भी जुड़ी है। जी इनके साथ भी ऐसा होता था, कोकिला बहन के साथ भी ऐसा था। तो अभी क्या करना है, आपको समझ सब आ गया है, अब प्रैक्टिस की बहुत जरूरी है। इसलिए आपको अध्ययन चालू रखना है, समय देना है, बंद नहीं कर देना है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे इस प्रकार आपको धीरे धीरे सब ध्यान में आ जाएगा। एक सही तरीका बताता हूं, जब भी आप कुंडली देखने के लिए बैठे तो मैंने आपको कौन से भाव में कौन सी राशि है, उससे क्या फल मिलता है, वो एक बार भले पेपर में लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, करिए। थोड़ा समय जाएगा, पेन खराब होगी, पेपर खराब होगा, लेकिन लिखो। 12 भाव क्रोनिकल ऑर्डर में ही लिखो, पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव। उसके बाद में उस भाव में जो ग्रह बैठा है उसकी अवस्था लिखो। मित्र क्षेत्रीय है, शत्रु क्षेत्रीय है, उच्च है, नीच है, कैसा है। फिर उसके बाद में लिख लो कि कुंडली के लिए वो ग्रह मारक है, शुभ है, अशुभ है, योग कारक है, क्या है वो देखो। फिर वो ग्रह को समझो। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव प्रणाम। हर हर महादेव। हर हर महादेव गुरुदेव। खुश रहिए, खुश रहिए। प्रस्तुति चल रही है, नवल जी और जगीश जी तो रिकॉर्डिंग बंद करवा देते। हाँ, ये रिकॉर्डिंग बंद कर दी, सही बात है, ये मैं भूल गया कहीं। गुरुदेव क्षमा चाहूंगा आप